गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका रामायण द राइट वे पर। इस बार फिर मैं एक बहुत टाइम के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जनसंवाद के ऊपर। जनसंवाद जिसको कि मेरी नज़र में मैं लोकतंत्र की आत्मा मानता हूं, इसी मुद्दे के ऊपर मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं। एक्चुअली दोस्तों, मैंने आपको अपने पहले वीडियो जिसमें मानव की प्रकृति के बारे में आपसे बात करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मानव के गुण तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके की उसकी प्रवृत्ति होती है। हर एक इंसान की प्रवृत्ति कुछ अलग तरीके की होती है। और मैं जहां तक अपने आप को समझता हूं, मैं वक्ता श्रेणी का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने की उम्मीद मैं खुद अपने आप से नहीं करता। लेकिन मेरा जो कोशिश है वो यह रहता है कि जो मैं लिखता हूं अभी उसको मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। इसीलिए ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से बोलने की तुलना में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को पढ़कर आपको अच्छे से बता सकूं। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं जनसंवाद के ऊपर। जनसंवाद, लोकतंत्र में जनता के विचार। महान राजनेता अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र के बारे में कहा था, लोकतंत्र या जनतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। यहाँ यदि अब्राहम लिंकन सही हैं तो जनसंवाद लोकतंत्र का बहुत ही कीमती हिस्सा है। जनसंवाद एक वह कड़ी है जो न सिर्फ देश को उच्च स्तरीय राजनीतिक वातावरण, उच्च स्तरीय राजनेता दिला सकती है, बल्कि कार्यपालिका की योजनाओं में कंटिन्यू सुधार करके मूल्य वृद्धि कर सकता है। ये आम आदमी की आवाज बिना किसी बेशाकी के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, यानी कि हमारे जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार तक पहुंचा सकता है। ये लोगों की समस्याओं को मौका बनाकर स्तर से नीचे के व्यक्तियों को राजनीतिक वातावरण खराब करने से बचा भी सकता है। कार्यपालिका की योजनाओं में कंटिन्यूटी बनाए रखकर या देश के कार्यशील व्यक्तियों को भटकने ना देकर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकता है। जनसंवाद, जनसंवाद जनतंत्र की आत्मा है। ये जितना प्रभावी होगा, लोकतंत्र उतना ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से ले जाएगा, सरकार में स्थिरता रखेगा। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि यदि उचित जनसंवाद रखते हुए तथा जनसंवाद से निकले हुए निष्कर्षों पर कंटिन्यू और टाइम बाउंड तरीके से अमल करते हुए कोई राजनीतिक दल अगर सरकार चलाती है, तो देश में तमाम राजनीतिक दलों को पनपने की छूट होते हुए भी देश में सिंगल पार्टी शासन, जैसे कि चाइना में चलता है, वैसा बन जाए। हम ये लागू ना करें कि यहाँ पे सिंगल पार्टी शासन हो, सभी को छूट हो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की। लेकिन अगर जनसंवाद को सही तरीके से अगर कोई फॉलो करता है, टाइम बाउंड और कंटिन्यू तरीके से, तो इट्स पॉसिबल कि फिर उसकी सरकार को कोई गिरा ना सके। भारत के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या बहुत अधिक है। हालांकि अशिक्षा में भारी कमी आई है, परंतु फिर भी अधिकांश जनता आज भी नॉवेल्स हुई, किताबें हुई या फिर जर्नल्स हुए, वो पढ़ने के आदी नहीं है। अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और लेबर वर्क से जुड़े हुए रहते हैं। ये लोग विभिन्न पर्सपेक्टिव पर ज्ञान अर्जित करने में भी ज्यादा रुचिकर नहीं होते हैं। वहीं भारत के लोकतंत्र में क्या होता है, इलेक्शन के बाद अधिकतर जनता के प्रतिनिधि का जनता से संवाद हल्का पड़ने लगता है और यह तो लगभग नामुमकिन होता है कि जनता की बात मंत्री पद के नेता से हो सके। हालांकि यह व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है, क्योंकि मंत्री आम आदमी से या आम जनता से मिल सके, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगों के विचार और उनके सुझाव लोगों की सरकार चलाने के लिए लिए जाएं, वरना लोकतंत्र की कीमत में हानि होना शुरू हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी विल डिक्लाइन। यदि अगर हम जनता के प्रतिनिधि की
जिम्मेदारियों की बात करें तो उनका मुख्य कार्य जनता के विचारों को और उनकी उम्मीदों को लोकसभा में, राज्यसभा में या संबंधित राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचाने का होता है। ये बात अलग है कि वास्तव में ये लोग इसी काम को छोड़कर उन कामों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जो कि कार्यपालिका का होता है तथा जिनमें पूंजी का इन्वॉल्वमेंट यानी कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। हालांकि इन प्रतिनिधियों की ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि ये निश्चित करें कि कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है या फिर नहीं निभा रही है। अब हम अगर जनसंवाद के फायदों के ऊपर अगर चर्चा करें तो ये साफ होगा कि शासन भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जैसे कि शुरुआत में श्री नरेंद्र मोदी जी का शासन बड़ा अच्छा माना जाता था, लेकिन फिर भी बिना जनसंवाद के ऑटोक्रेसी की बदबू मारता ही है और जनता को विचलित कर सकता है। यदि किसी भी शासन में संवाद उचित हो, प्रभावी हो और निडर हो, तो उस शासन से जनता के मन को विचलित करना बहुत ही कठिन होता है। और साथ ही यदि समाज से जुड़े विषयों के स्कॉलर जैसे कि पीएचडी कर रहे बच्चे या फिर प्रोफेसर टाइप के लोग जब जनसंवाद में डायरेक्टली सम्मिलित होंगे तो एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा तथा इन स्कॉलर्स के लेखों में विषय को गहराई से समझकर उचित राय देने की क्षमता भी विकसित होगी, जो कि मात्र लेखों को या किताबों को पढ़ने से नहीं आ सकती है। अब यदि बात करें कि स्कॉलर जैसे कि पीएचडी वगैरह कर रहे स्टूडेंट्स या प्रोफेसर इत्यादि को जनसंवाद से जोड़ने का क्या औचित्य है, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, जब वो कार्य क्षेत्र की कोई पॉलिसी निर्माण करती है तो वो हमारे समाज के किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाती है। परंतु जहां हमारा समाज इतना विस्तृत है, ये जरूरी नहीं कि उस पॉलिसी से सिर्फ हित ही होगा। वह पॉलिसी किसी दूसरे वर्ग के लिए कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा घातक भी हो सकती है। और इस स्थिति में यदि कोई अपोनेंट पार्टी का या अपोजिशन पार्टी का नेता उस पॉलिसी के दुष्परिणामों पर संवाद करता है, तो यह संभव है कि उस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया जाए तथा कोई रेशनल विचार विमर्श ना हो, ना कोई सुधार हो और यहां तक संभव है कि अपोजिशन पार्टी के उस नेता को संबंधित हित वाले समूह का दुश्मन साबित कर दिया जाए। परंतु यदि जनसंवाद में जनता के प्रतिनिधियों के साथ साथ यदि स्कॉलर भी जुड़े हों, तो ना सिर्फ समाज शास्त्र से संबंधित विषयों के स्कॉलर की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, साथ ही सरकार की पॉलिसीज में निरंतर सुधार संभव है, जो कि भारी जनहित और आर्थिक सुधार और हित का साधन बन सकता है। अब यदि हम जनसंवाद के कमजोर होने के नतीजों के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि सरकार का काम जनहित ही होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए वह योजनाएं बनाती है, परंतु समाज की रूपरेखा बहुत बृहद है। समय समय पर सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं कुछ वर्ग के लिए हितकारी तो कुछ के लिए कष्टदायी भी हो सकती हैं, क्योंकि कार्यपालिका के द्वारा यह गलती होना संभव है कि वह भारत जैसे विशाल देश में, जहां विशाल सामाजिक पृष्ठभूमि है, विशाल सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, विशाल आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देश में सभी वर्गों का एक साथ हित प्रायोजित करने में गलती कर दे। इट्स पॉसिबल। इस स्थिति में यदि जनसंवाद कमजोर होता है तो सरकार के द्वारा जनहित ध्यान में रखते हुए भी सरकार के खिलाफ आक्रोश जनता में विकसित होने लगता है, जो कि कभी पता लगता है तो कभी पता नहीं भी लगता है। यदि संबंधित वर्ग संगठित है, सबल है, तो यह आक्रोश धरने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा इत्यादि कई माध्यमों के द्वारा पता भी चल जाता है। परंतु यदि संबंधित वर्ग संगठित नहीं है या कमजोर है,
तो वह अपने आक्रोश को दबाकर बैठ जाता है और अगले चुनाव तक सिर्फ संबंधित सरकार के खिलाफ वोट डालने के सिवा कुछ नहीं करता है, परंतु उसके हित के बारे में तो कभी चर्चा हुई ही नहीं होती है। अतः यदि सरकार बदल भी गई तो नई सरकार उसके हित में कार्य करेगी भी या नहीं करेगी, इस बात की उसके वोट से कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि यह असंगठित या कमजोर वर्ग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे बड़ा असंगठित जो ग्रुप है वो किसानों का होता है। अब यहाँ यूपी सरकार ने गाय माता की रक्षा और उसकी इलीगल स्लॉटरिंग को जनहित में हिंदू धर्म आस्था की रक्षा हेतु बंद करवा दिया, वो भी उनके रहने की उचित बंदोबस्त से पूर्व ही। तब ये गायें कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमती देखी जाने लगी, जहां किसान से अपने खेत की देखभाल में लापरवाही हुई, उसके खेत रात भर में गायों के झुंडों ने साफ कर दिए। किसानी का कार्य पहले ही परिश्रम से भरा हुआ है, अब किसानों को रात रात भर जगकर खेतों पर रहना भी पड़ रहा है, जो उनके आक्रोश का प्रमुख कारण बन गया है। वहीं दूसरी ओर कमजोर वर्ग के पोषण का ध्यान रखते हुए सरकार ने फ्री राशन की सुविधा दिलाई। यदि यह मुफ्त की जगह गरीबों के लिए रियायती दर पर होता तब भी सही था, क्योंकि मुफ्त राशन सुविधा ने बड़े स्तर पर मजदूरों को कामचोर बनाया है, जिससे कि किसानों को कार्य में सहायता के लिए वक्त पर या तो मजदूर मिलना मुश्किल हो गया या फिर उसकी क्षमता से अधिक मजदूरी देकर उसे मजदूर मिल रहे हैं। जनसंवाद की कमी की वजह से समय पर कोई समाधान नहीं हुआ और परिणाम लोकसभा के 2024 के वोटिंग में देखने को मिला भी है। अब यदि हम संगठित समूह की बात करें तो जैसे कि यूपी के बेसिक एजुकेशन में जो टीचर हैं, हम उनकी अगर बात करें, जो कि रिसेंट मुद्दा चल रहा है, हमारे देश के भविष्य प्यारे बच्चों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ने शिक्षकों के विद्यालय में समय से पहुंचने और समय से छुट्टी करने हेतु ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रावधान जारी करना निश्चित किया, जिसका भारी विरोध शिक्षक संघ ने कुछ मुद्दों की वजह से किया, जैसे कि हाफ डे लीव का प्रावधान किया जाए, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। इस मुद्दे पर तमाम धरने हुए, प्रदर्शन हुए, चंदा इकट्ठा हुआ तथा धन और समय दोनों ही व्यय किया गया। परिणाम ऑनलाइन हाजिरी सरकार के अरबों रुपए खर्च करके साधन जुटाने के बावजूद भी आज तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं को यह तक कहते हुए सुना गया है कि सरकार में होंगे तो ऑनलाइन अटेंडेंस कभी नहीं होगी, मानो ये कोई गलत कदम हो। गलत तो मात्र इतना है कि हाफ डे लीव का प्रावधान किए बिना ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो गई और सरकार ने सिर्फ बच्चों के सुनहरे भविष्य का ही ध्यान रखा, दूसरे पक्ष का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, जो कि जनसंवाद के द्वारा पहुंचा के सरकार के द्वारा उसको सुधारा जा सकता था। यहाँ परिणाम स्वरूप यदि सरकार बदल भी गई तो जहां बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना संजोए एक सरकार ने देश के अरबों रुपए खर्च करके साधन जुटाए थे, दूसरी सरकार यदि आ भी जाती है तो वह बिना वास्तविक समस्या का समाधान किए उन साधनों का नुकसान ही करेगी। जनसंवाद की कमी की वजह से अक्सर संगठित समूह के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो विभिन्न अनैच्छिक और गैर जरूरी संगठनों को पनपने का मौका मिलता है, जिसमें कि अधिकतर स्तर से नीचे की गुणवत्ता वाले लोगों को समाज का नया नेता बनने का मौका भी मिलता है। वहीं कभी यह भी संभव है कि संबंधित समस्या का असली रूप ही बदल जाता है, क्योंकि प्रत्येक सरकार जनहित में ही कार्य करना चाहती है, फिर भी उसकी योजनाओं में कमी रह जाना संभव है। जहां जनसंवाद की कमी की वजह से
असंगठित समूह यातनाएं झेलता रहता है तथा अगले इलेक्शन का इंतजार करता है, वहीं संगठित समूहों के परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि उसकी आवाज पर विपक्षी दल कुछ इस तरह से साथ दें कि जनहित को भुला दिया जाए या फिर असली समस्या से ही भटक जाया जाए। वहीं यह भी संभव है कि गैर जरूरी संगठनों को पनपने का मौका मिले तथा स्तर से नीचे के व्यक्तियों की राजनीतिक शुरू हो जाए। दोनों ही संभावनाओं में न सिर्फ जनहित को खतरा है बल्कि देश के कार्यशील व्यक्तियों का और देश का भी समय और धन का अपव्यय है। यहीं से एक निम्न स्तरीय राजनीतिक व्यक्तियों का और राजनेताओं का जन्म भी संभव है। इसीलिए दोस्तों, जनसंवाद वह कड़ी है जो कि लोकतंत्र की आत्मा के समान है, क्योंकि यही वो कड़ी है जो कि जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की जनता का अपना खुद का योगदान लोकतंत्र के अंदर है, उसको यह एहसास करा सकता है तथा ये लोकतंत्र के अंदर वास्तविक पीपल्स पार्टिसिपेशन की खुशबू बिखेर सकता है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर जनसंवाद वह कड़ी है जो कि लोकतंत्र को मजबूत और मैच्योर बनाता है। लेकिन अब ये जनसंवाद हो कैसे, इसके ऊपर मैं एक 5 मिनट की छोटी सी वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में लोकतंत्र के अंदर जनसंवाद कैसे हो, जिससे कि हर एक आम आदमी अपनी बात को संसद तक पहुंचा सके और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी ये संभव हो सके। इसके लिए एक छोटी सी युक्ति जो मेरे दिमाग में है, वो मैंने आइडिया एक बनाया है, जिसको कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू वेरी मच।